is possible, till that we will see. Okay, so yesterday we came on page number 30. पेज नंबर 30 को निकालना है आपको. पेज नंबर 30 निकालिए. ठीक है. ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वी हैव कंप्लीटेड. हमने ये कंप्लीट किया था कि कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड कमल वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है. तो बोथ कांता और कमल, इनकी जो स्टोरीज है कि व्हाट फैसिलिटी कांता इज गेटिंग, कांता को क्या फैसिलिटीज मिल रही है और कमल को क्या फैसिलिटीज से अवे रखा जा रहा है, बिकॉज ही इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. नाउ कम ऑन पेज नंबर 32. पेज नंबर 32 पर आ जाइए. देखो, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, दैट इज अभी हम देखते हैं. ठीक है. अभी अनऑर्गेनाइज मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स है वो बहुत ढूंढने के बाद मिलती है. बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स जो है वो इतने ज्यादा अबंडेंट नहीं है कि वो तुम्हें तुरंत मिल जाए. तुम ढूंढने निकले और जॉब तुम्हारे पास है. तो व्हेन यू मोस्ट सॉट आफ्टर, आप मतलब बहुत बार जब इसको मतलब ढूंढते हो, इसका जो बहुत बार मतलब आप इसे फॉलो अप लेते हो, कोशिश करते हो, एग्जाम्स देते हो, डिफरेंट इंटरव्यूज पास करते हैं, आफ्टर दैट आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब जो है तो वो मिलते हैं. सो पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम एक्सपांड होती है. वेरी स्लोली दीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर एक्सपांडिंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. एकदम धीरे धीरे ये जो मतलब अपॉर्चुनिटीज है एक्सपांड होती है. सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब जॉब नहीं मिलते तो इट इज वेरी कॉमन दैट ये जो एम्प्लॉयर्स है दे सीक जॉब इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है. जो एम्प्लॉइज है, नॉट एम्प्लॉयर, सो एम्प्लॉइज है वो क्या करते हैं कि मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब ढूंढना शुरू करते हैं. ठीक है. मतलब कोई कोई तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होके भी टैक्सेस बचाने के लिए मजदूरों को मतलब ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना है, ऐसी किसी की मतलब सोच हो सकती है. तो ये चीज करने के लिए व्हाट दे डू, दे अडॉप्ट स्ट्रैटेजीज. मतलब वो क्या करते हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं. तो इवेट टैक्सेस, और टैक्सेस बचाने के लिए वो मतलब क्या करते हैं, अपने आप को अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा बताते हैं. तो दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइज सेक्टर के होकर भी वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब उसके जैसा बिहेव करते हैं, उसके जैसा वो मतलब होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी कॉमन, मतलब ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें. ठीक है. कि मतलब जानबूझ के टैक्सेस बचाने के लिए लेबर लॉस को फॉलो नहीं करना है, तो इसके लिए सम ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनीज जो है सो वो क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्वाइन कर देते हैं. ठीक है. अपनी कंपनीज की. हाँ. सो तो इसमें देखो कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फिर जॉब ढूंढना पड़ता है, वही करना पड़ता है, जॉब करना पड़ता है, लो सैलरी मिलती है वहां पर, मतलब उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, फेयर वेजेस उनको नहीं मिलते, अच्छे से ढंग से उनको वेजेस नहीं मिलते ये सेक्टर में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी जो अर्निंग्स है वो बहुत लो होती है, रेगुलर नहीं होती है. एंड इवन ये जॉब्स में कोई भी टाइप का बेनिफिट उनको नहीं मिलता है. सो कोई भी बेनिफिट वो उसमें नहीं ले सकते. एंड एज अ रिजल्ट जो वर्किंग कंडीशन प्रेजेंटली चल रहा है उस वर्किंग कंडीशन में एज इट इज उनको काम करना पड़ता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी अदर बेटर अपॉर्चुनिटीज. तो घर पे बैठे रहो, आइडल बैठे रहो, उससे कुछ तो काम करो. दिस इज द थिंकिंग बिहाइंड दिस. तो इसके पीछे ये सोच होती है. तो 1990s के बाद ये भी कॉमन है कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से मतलब निकल रहे हैं, उनके जॉब छूट रहे वहां पर. ये जो वर्कर्स है उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम मिल रहा है, लो अर्निंग्स उनकी हो गई है. सो मतलब एट द सेम टाइम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करने के बेनिफिट्स देखो कि मतलब बेनिफिट्स तो कुछ भी नहीं है, पर ड्रॉबैक्स है उसमें. व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, ये ड्रॉबैक्स क्या है उनके. सो लेट अस सी. ड्रॉबैक्स की वर्कलोड बढ़ता है और उनको मतलब प्रीवियसली जो भी फैसिलिटीज मिल रही थी वो फैसिलिटीज उनकी डे बाय डे कम होती जाती है. ठीक है. प्रोटेक्शन नहीं होता है, सपोर्ट नहीं होता है कोई भी वर्कर का, पेड लीव्स नहीं होती है,
सो ऐसे वर्कर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाए, दिस इज द बैकग्राउंड, मतलब कंसर्न क्या है हमारा, व्हाट इज द कंसर्न हियर कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, कितनी सारी चीजें हैं वहां पर, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज ले सकते हैं। अभी नोट्स लेने आपको इसके जो मैं बताती हूँ, ठीक है। अभी ये वल्नरेबल लोग कौन है कि जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो रूरल एरिया, अभी मीन्स हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर को दो सेगमेंट में डिवाइड करो, एक रूरल एरिया वाला और एक अर्बन एरिया वाला। क्या करना है आपको कि आपको मतलब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स जो है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी कौन सी आ गई, रूरल एरिया वाली, दूसरी कैटेगरी कौन सी आ गई, अर्बन एरिया वाली, ठीक है। तो ये जो रूरल एरिया के वर्कर्स है तो इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। देखो रूरल एरिया में कौन होता है, मोस्टली लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ऐसे लैंडलेस लेबरर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, शेयर क्रॉपर्स है कि जो दूसरे के खेतों में जाकर मतलब शेयरिंग के बेसिस पे, जैसे जितना प्रोडक्शन आएगा 50-50% बांट लेंगे वगैरह, ऐसे कुछ शेयर क्रॉपर्स। आर्टिजन से जैसे वीवर्स है, ब्लैक स्मिथ है, कारपेंटर्स है, गोल्ड स्मिथ है, कि जिनका इनकम बहुत ही लो है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग इसमें बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो 80% जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कैटेगरी के हैं। 80% कितने, 80% लोग जो है तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये ऐसे टाइप के ये जो फार्मर्स है तो इनको एडिक्वेट फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एंड मतलब किस लिए, सीड्स, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केटिंग आउटलेट्स, ठीक। तो ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के विक्टिम्स है, तो इनको गवर्नमेंट क्या मतलब कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं। फॉर दिस देयर इज अ थिंग व्हाट, कि उनको टाइमली डिलीवर करो सीड्स, ओके, उनको सीड की डिलीवरी करो, सीड्स चाहिए उनको सीड दो। देन अपार्ट फ्रॉम दैट फर्टिलाइजर्स चाहिए है तो फर्टिलाइजर्स डिलीवर करो। देन इन दैट केस ऐसे में क्या होगा कि मतलब ये जो फार्मर्स है तो उनको टाइमली सभी चीजें मिल गई, तो इससे ये टाइमली सभी चीजें मिलने की, तो इन लोगों को मतलब इजीली प्रोडक्शन इंप्रूव करते आएगा, प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ेगी, तो जो इकोनॉमिक वेलबींग है तो ये लोगों का हो सकता है। दीज पीपल कैन परस्यू देयर इकोनॉमिक वेलबींग विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ अर्बन एरिया वाले सेगमेंट में आ जाओ। We divided unorganized sector workers into two categories, one from the worker of rural area and other from the worker of urban area. अभी अर्बन एरिया में ऐसे कौन से वर्कर्स है कि जो लोग मतलब वल्नरेबल है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के विक्टिम्स है। तो जैसे जो लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ऐसे वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं वो, ठीक है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में जो एंगेज है ऐसे कुछ वर्कर्स, और जो स्ट्रीट पर बैठ के कुछ बेचते हैं, स्ट्रीट पे लॉरी चलाते हैं ऐसे लोग, कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है, हेड लोड वर्कर्स है, सर पे कुछ बेचने के लिए ले जा रहे हैं, गारमेंट मेकर्स है, गारमेंट बनाने वाले, रैप पिकर्स है, मतलब वो प्लास्टिक या फिर मतलब ऐसी कुछ चीजें चुनने वाले कचरे में से, तो ये सारे लोग जो है तो ये विक्टिम्स है, ठीक है। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है तो इसको भी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना, मार्केटिंग करना, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स जो है रूरल और अर्बन एरिया का, तो इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो गवर्नमेंट ने अगर ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मतलब सपोर्ट किया, तो ये जो इंडस्ट्री ओनर्स है तो नेचुरली वर्कर्स को उनके हिस्से का जो बनता है, वेजेस है, सैलरीज है, तो वो उनको देंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट शुड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट दीज थिंग्स। तो इसको मतलब गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा करना चाहिए तो ये हो सकता है। तो अब ये भी हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स, कुछ क्लास ऐसे है, कुछ कास्ट ऐसे है कि उसमें मतलब मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स जो है वो SC ST बैकवर्ड कम्युनिटीज से है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। इरेगुलर और लो पेड वर्क में ये लोग है, ये जो वर्कर्स है ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। देन प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का वो नेसेसरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए। सो जब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स जो है तो इनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये प्रमोट होंगे अपनी जिंदगी में, तभी सोशल डेवलपमेंट भी होगा और तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा।
तो इसलिए ये जरूरी है कि अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं, सो इन दैट केस ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, तो ऐसे वर्कर्स को प्रोटेक्शन दो, ऐसे वर्कर्स को अपलिफ्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ, तो फिर ये हो सकता है। ठीक है, नाउ तो देखो हमने इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। तो पहला देखा हमने डिवीजन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, मतलब तीनों सेक्टर में ये डिवाइडेड था। ठीक है, ये एक टाइप का डिवीजन हुआ कि ये तीनों सेक्टर, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, उनका शिफ्ट और कैसे ये सेक्टर्स इंप्रूव हो सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ी कोशिश, और मतलब एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में जनरेट की जा सकती है, तो वो हमने अब तक देखा। फिर सेकंड कैटेगरी देखी हमने इकोनॉमिक सेक्टर में ये एक्टिविटीज को डिवाइड करने की, दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर एक साइड में अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से एक और डिवीजन हो गया। तीसरे तरीके से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं। तीन तरीके हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिवाइड करने के, एंड दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर, पहले बताया मैंने कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इसमें डिवीजन हो गया। ठीक है, दूसरा बताया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसमें डिवीजन हो गया। नाउ थर्ड कैटेगरी कि हम इन सेक्टर को ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की फैक्ट्रीज जो है वो कौन चला रहा है, सो ऑन दैट बेसिस वी कैन, हम जो है तो मतलब वी कैन कैटेगराइज दिस इनटू टू। दो इसमें हम मतलब इसमें ये कर सकते हैं, दो लेवल पर मतलब या फिर मतलब दो कैटेगरीज में हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर एंड सेकंड है प्राइवेट सेक्टर। डिवाइड करो, आपके बुक में दो पार्ट बनाओ। On the basis of ownership, economic activities can be divided into organized sector, public sector and private sector. पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अभी डाल दो, मतलब हेडिंग दो, एक साइड में पब्लिक सेक्टर, एक साइड में प्राइवेट सेक्टर। इनका मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर है, तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेट अस सी। ठीक है, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, लेट अस सी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, मतलब ये फैक्ट्रीज के, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ओनर कौन है, मालिक कौन है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप दीज एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू। ये जो दो पार्ट में एक्टिविटीज डिवाइड हो सकती है। पब्लिक सेक्टर दैट इज ओन बाय गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है, सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको ओन करेगा एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, और पूरी सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप है, दैट ओनरशिप इज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, ओनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है। ठीक है, एंड डिलीवरी ओनरशिप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल, और प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई प्राइवेट कंपनीज है या फिर मतलब कोई प्राइवेट मतलब ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इस सेक्टर को चला रहे हैं। ठीक है, तो इस सेक्टर को चलाने वाले मतलब प्राइवेट लोग होते हैं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर, दैट इज प्राइवेट सेक्टर की जो मेरा पर्सनल है। फॉर एग्जांपल मैं कोई इंडस्ट्री चला रही हूँ, तो ये इंडस्ट्री मेरी पर्सनल इंडस्ट्री है, तो इसके लिए ये हो गया मेरा प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जैसे रेलवे, रेलवे गवर्नमेंट चला रहा है, गवर्नमेंट के मतलब के हाथ में, मतलब रेलवे का जो है, तो जब पूरा हिसाब किताब है, कितनी नई रेलवे लॉन्च करना है, पुरानी रेलवे को रिशेड्यूल कैसे करवाना है, so everything is under the control of government, so that railway industry जो है it is public sector industry, और मेरी जो छोटी मोटी इंडस्ट्री में बनाऊंगी या मुझे डालनी है, that is my private industry. So this is public sector and this is private sector. Is that clear? क्लियर हुआ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मतलब इसमें क्या है कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की ओनरशिप है, प्राइवेट सेक्टर में किसकी ओनरशिप है, प्राइवेट इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, दो चार दोस्त मिलके एक इंडस्ट्री डाल सकते हैं, दैट आल्सो कैन बी प्राइवेट सेक्टर। ये प्राइवेट सेक्टर भी बोला जाए। ठीक है, एग्जाम्पल पे तौर पर आप देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दीज आर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ठीक है, ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो एक्टिविटीज है, तो ये जनरली टू अर्न प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री कोई क्यों खोलेगा,
उसको प्रॉफिट अर्न करना है, इसके लिए वो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री खोले। तो टू गेट सच सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज को मिलाने के लिए, पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू पे मनी, हमें पैसे खर्चा करने हैं इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, फिर हमें वो सर्विसेज अवेलेबल करवानी चाहिए। ठीक है, देन ये जो पर्पस है पब्लिक सेक्टर का, तो वो जस्ट प्रॉफिट अर्निंग नहीं है। ये पब्लिक सेक्टर जो है, तो पब्लिक सेक्टर में कोई फैसिलिटीज इन लोगों को दिला देना, सम फैसिलिटीज इनको अवेल करवाना, इसका ये मतलब पर्पस होता है। ठीक है, सो जो भी कोई मतलब एक्सपेंसेस है, जो भी कोई सर्विसेज है, तो वो मतलब ऐसे तरीके से प्रेजेंट की जाती है कि किसी के लिए वो बर्डन सम ना हो, लो से लो रेट में, कम से कम रुपए में, जो मतलब रिचर से लेकर तो पोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसको यूज कर पाए। दैट इज द मेन एम ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मॉडर्न डे गवर्नमेंट जो है, तो मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज पर स्पेंड कर रही है हेवीली। ये एक्टिविटीज कौन सी है देखो, अब ये पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करो, और मतलब ये जरूरी है कि ये एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट करवा रहा है, तो ये मतलब ये इस पर स्पेंड कर रहा है, वो रीजनेबल रेट में ही रहे। फॉर एग्जाम्पल सी, अगर देखो कि इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल, ये तो मतलब सर्विस प्रोवाइड करना, ये भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। अभी ये जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है, तो ये इंडस्ट्री मतलब इट इज नॉट वेरी इजी, इतने लोगों से पैसे जमा करना, इनके मीटर के बिलिंग देना, ये जो है कोई प्राइवेट कंपनी को अगर इसको दे तो ये हाई रेट चार्ज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा रोड का कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन है, रेलवे लाइंस बनाना है, हार्बर्स बनाना है, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, देन इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, डैम के क्या मतलब वाटर से फार्मर्स को। सो ये अगर प्राइवेट कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिए जाए, सो दे विल एक्सप्लॉइट पीपल इकोनॉमिकली अलॉट, दे विल एक्सप्लॉइट पीपल फॉर देयर पर्सनल गेन्स, उनको पर्सनली मतलब बहुत ज्यादा पैसे चाहिए इन रिटर्न में, इसके लिए वो क्या करेंगे, लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगे, इकोनॉमिकली हरास करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है, तो गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग हेवीली ऑन सच एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज पर गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, एंड बाय दैट वे मतलब ये पॉसिबल हो रहा है कि ये एक्टिविटीज रीजनेबल रेट में सभी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये जो मतलब प्रोडक्शन है जो पब्लिक सेक्टर मतलब करवा रहा है, ये रीजनेबल रेट में सभी के लिए अवेलेबल है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो और क्या कर रहा है, मतलब देखो ऐसी कुछ एक्टिविटीज है कि जिसको गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सो प्राइवेट सेक्टर में ऐसा मतलब जो बिजनेस है या फिर ये जो प्रोडक्शन है, तो तब जब तक गवर्नमेंट इनको एनकरेज नहीं करता, तब तक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री चल नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल मतलब इलेक्ट्रिसिटी इन लोगों को प्रोवाइड करना एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, मतलब जितने रुपए में वो जनरेट हो रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को, उतने रुपए में गवर्नमेंट दे रहा है। इससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन भी हो रहा है, और प्रोडक्शन की जो प्राइसेस है वो लिमिट में है। गवर्नमेंट अगर प्रॉफिट मेकिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी बेचे, इसके अगर बिल का रेट बढ़ाए, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो भी अपने प्रोडक्ट की चीजों मतलब अपने जो प्रोडक्ट है उनके या अपनी जो चीजें हैं उनके रेट हाई कर देंगे। तो बहुत सारे जो यूनिट है, स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स है, तो ये शट डाउन हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट जो है, तो इसके लिए मतलब इंडस्ट्रीज के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो रेट अफोर्ड कर सकते हैं, जिस रेट में इंडस्ट्रियलिस्ट उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे रेट में ही उनको गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीसरा काम करती है, दैट इज फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स क्या है? फेयर प्राइस शॉप्स जो है, व्हीट एंड राइस ग्रोइंग फार्मर से व्हीट एंड राइस खरीदना मार्केट प्राइस में, और एकदम लो प्राइस में मतलब कम रेट में गरीबों को देना, जो पुअर से कि जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते दो वक्त का खाना भी, तो ऐसे लोगों के लिए दो वक्त का खाना मैनेज करवा देना। तो दैट इज जो है, तो ये हो गया आपका मतलब इसका ये फेयर प्राइस शॉप्स का या गवर्नमेंट का ये फेयर प्राइस शॉप चलाने का मोटिव। ठीक है, तो चैप्टर जो है इस पर क्लास 9 में फूड सिक्योरिटी पर दिया हुआ था, वो आपने पढ़ा भी है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है ये कुछ कॉस्ट बियर करता है, और मतलब फार्मर्स और कंज्यूमर्स, जो फार्मर्स है उनको भी मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है, और जो कंज्यूमर्स है उनको भी वो सपोर्ट करता है। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऐसी है कि गवर्नमेंट की ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज गवर्नमेंट ने इस पर स्पेंड करना चाहिए। जैसे हेल्थ फैसिलिटी है,
एजुकेशनल फैसिलिटी है, तो इस पर गवर्नमेंट ने स्पेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमने कुछ इश्यूज ये चैप्टर में डिस्कस किए फर्स्ट चैप्टर में, जैसे स्कूल्स रन करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, दिस इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है। और अगर पॉपुलेशन को इलिटरेट से लिटरेट वो बना रहे, मतलब गवर्नमेंट डेवलपमेंट की तरफ जाने के जो रास्ते है वो क्लियर कर रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली मतलब हमें ये भी पता है कि इंडिया के जो आधे बच्चे वो माल नरिश है। माल नरिश मतलब क्या, कि जितना न्यूट्रिशियस फूड उन्होंने खाना चाहिए तो उतना न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, और उसमें से क्वार्टर जो है तो वो क्रिटिकली इल है। तो इसके वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि ओडिशा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 52% है। ठीक है, मध्य प्रदेश का 55% है, और मतलब ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दैट इज हायर इवन द पुअरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो बहुत गरीब देश है उनसे भी ज्यादा मतलब ये रेट इंडिया में ये दो स्टेट्स का है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है तो ह्यूमन डेवलपमेंट के कुछ एस्पेक्ट्स पर मतलब ध्यान दे रहा है, और देना भी चाहिए। जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए। देन ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। पुअरेस्ट मतलब और जो इग्नोर रीजन्स है कंट्री के, तो ये एरिया में स्पेंडिंग ज्यादा होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो डेवलप कैटेगरी में आएंगे, वो लोगों का इनकम बढ़ेगा, उनका इनकम बढ़ा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और धीरे धीरे इंडिया जो है डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। एंड दैट इज वाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज एंड पब्लिक। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ या फिर कमेंट बॉक्स में डालो, तो मैं पढ़ के बताती हूँ, कमेंट बॉक्स में डालो। मैम गवर्नमेंट स्कीम में प्राइवेट इन्वेस्टर भी तो रहते ना? हाँ रहते ना, फिर गवर्नमेंट उन पर लगाम लगता है ना उस चीज पर। गवर्नमेंट स्कीम में प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, पर प्राइसेस डिटरमाइन करने का हक गवर्नमेंट को ही होता है, उनको मिनिमाइज कर सकता है। अभी ये जो चीज है ना, तो मतलब इंडिया जैसे में करप्शन की वजह से इतनी ज्यादा लेवल पर हमें दिखती नहीं है, बट एक्चुअली ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है अगर करप्शन हट जाए। ठीक है, डेवलपमेंट जो है डेवलपिंग से डेवलप में आने में 10 साल लगेंगे सिर्फ, अगर करप्शन हट जाए तो सही चीजें सही लोगों तक पहुंचेगी, और ग्रेजुअली क्या होगा कि डेवलपमेंट जो है वो सभी स्पीयर्स में हो जाएगा। एजुकेशन है, हेल्थ है। एनी मोर डाउट बेटा? हाँ, मैम ये प्राइवेट इन्वेस्टर्स को गवर्नमेंट स्कीम से फायदा क्या मिलता? कौन सा? प्राइवेट इन्वेस्टर्स